सबसे पहले तो आइडियली व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ बेबी कि अब मुझे प्लान करना है, यू शुड विजिट अ डॉक्टर. If you get inserted a copper T by a trained doctor or a trained nurse, it is absolutely safe. So this leads to anxiety और this leads to depression. लेकिन उसको इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिए अपनी बॉडी को कि वो एक साइकोसिस में कन्वर्ट हो जाए. टाइमली IVF कराने का रिजल्ट अच्छा आता है बजाय कि लेट IVF कराने का. चाहता है कि हमें करवाना है IVF, घर के लोग नहीं मानते. Hi everyone, myself Shamiza Saqib. Welcome to Moza Women episode 3, Voice of Dignity and Honor. आज हमारे पॉडकास्ट की स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर गुंजन बाला, जो बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करती है, बट ये पिछले 20 इयर्स से सूरत में प्रैक्टिस कर रही है. सो शी होल्ड्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ 20 इयर्स. और हाँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इनके साथ रहा है बिकॉज शी हैज़ डिलीवर्ड माई बेबी माइजा इन द ईयर 2019. सो आज हम इस अमेजिंग पर्सनालिटी के बारे में जानने वाले हैं. Dr. Gunjan Bala has completed her education from MP Shah Medical College, Jamnagar, and she has delivered thousands of babies in her career. और इनके बारे में एक ख़ास बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि दूसरे डॉक्टर्स की तरह अपने पेशेंट्स को डराती नहीं है, मोटिवेट करती है, काफ़ी काम रहती है उनके साथ और पूरी कोशिश करती है कि इन्हें सिजेरियन ना करना पड़े. यही कोशिश रहती है इनकी कि नॉर्मल डिलीवरी हो. जब तक केस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो ये सिजेरियन नहीं करती, और अगर केस कॉम्प्लिकेटेड होता भी है तो ये पेशेंट्स को मोटिवेट करती है और काफ़ी काम रखती है. सो इस अमेजिंग डॉक्टर से हम आज मिलने वाले हैं. सो वेलकम गुंजन मैम इन आवर एपिसोड 3. Thank you, Shamaji, first of all, for inviting me here at this beautiful platform and for the beautiful introduction. Thank you so much. You deserve it, ma'am. Thank you. So, मैम, my first question would be, जैसे आपने बताया कि आप दिल्ली से हैं, so how did you happen to come to Surat and start a career here? So how was all that, the cultural difference? Because I know people in Delhi also, I have lived there in Delhi also, so how was शमा, the मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं सूरत में लैंड करूँगी, but you know, girls marry and then they change their place. Yes, yes. The same thing happened with me. I got married to a guy in Surat and I landed up in Surat. Okay. This is how my journey started in Surat. So, ma'am, what inspired you to become a gynecologist? Like, why gynecologist? Because आपने पहले ही सोचा होगा बचपन में कि मुझे, जैसे बच्चे बोलते हैं मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये बनना है, वो बनना है. So how did it happen? हाँ, बचपन से मेरा एक ड्रीम था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है. और मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मुझे डॉक्टर गेम खेलना बहुत अच्छा लगता था. Nice. तो डॉक्टर तो मैं बन गई. उसके बाद जब हम MBBS में जाते हैं तो वी टेक डिफरेंट पोस्टिंग्स. तो जब मेरी गायनिक की पोस्टिंग आई तो दैट वाज सो इंटरेस्टिंग. वो मुझे इतना ज़्यादा अपील करी कि दैट टाइम ओनली आई डिसाइडेड कि मुझे गायनिक ही बनना है. लाइक व्हाट मोटिवेटेड मी टू टेक गायनिक वाज कि गायनिक में इट वाज बोथ मेडिकल एज वेल एज सर्जिकल. जबकि जो बाकी ब्रांचेस होते हैं व्हाट वी सी, जैसे अगर कोई मेडिसिन लेता है तो इट इज़ प्योरली मेडिकल, कोई सर्जरी लेता है तो इट इज़ प्योरली सर्जिकल. बट इन ऑब्स्टेट्रिक्स इट इज़ बोथ मेडिकल एज वेल एज सर्जिकल. तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी. एंड डिलीवरिंग द बेबीज, गोइंग टू द लेबर रूम, एंड यू नो गायनेकोलॉजिस्ट आर ऑलवेज ऑन देयर टोज. मतलब हमेशा दे हैव टू बी वेरी एक्टिव. और मुझे एक्टिव रहना बहुत अच्छा लगता है. मतलब कभी भी कॉल आ सकता है. यस, मतलब कॉल तो आता ही है, लेकिन इवन इन द लेबर रूम, इन द ऑपरेशन थिएटर्स वी हैव टू बी वेरी एक्टिव. मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब स्लोली लेजीली हम लोग काम करते हैं. नो, दैट डजंट वर्क इन गायनेक. एंड वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था. दिस इज़ हाउ लाइक आई टुक गायनेक. Okay. So, talking about your education and your early age, so what difficulties you faced during your study times? जैसे hard times होते हैं ना study में भी, sometimes you feel like giving up कि it's too hard, अभी कैसे करूँगी मैं, tomorrow I have exam. Medical education is very tough. It is one of the toughest exams to take. Medical exams. So for me also it was same. I had also worked very hard, but you know, अगर सपना देखा है उसको सच करना तो है कभी ऐसा तो नहीं आया कि गिव give अप करना है, ऐसा कभी नहीं फील किया आपने? नहीं, मैंने कभी गिव अप नहीं किया. इट वाज माय ड्रीम, माय पेरेंट्स ड्रीम, एंड आई फुलफिल्ड इट विद माय हार्ड वर्क. And obviously, as you mentioned that it was your parents' dream also. So family support कैसा रहा आपको? Yes, my family support was always with me, especially my father.
ही Oh, nice. ऑलवेज मोटिवेटेड मी, ऑलवेज। Right. तो मतलब वो मुझे ये कहते थे कि बेटा मैंने एक सपना देखा है कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, और फिर उसके बाद मैंने ये सपना देखा कि मुझे अपने पापा का सपना पूरा करना है। Okay. सो एंड आई वुड से कि सपना देखो, उसके ऊपर वर्क करो तो सपना हमेशा पूरा होता है। Very true, ma'am. एंड आई वुड से नाउ माई डॉटर इज ऑल्सो परस्यूइंग MBBS। Oh, nice. सो उसने भी मुझे देखकर, वो मतलब माई हस्बैंड इज ऑल्सो ए डॉक्टर, तो हमें देखकर हमारे बच्चे भी मोटिवेट So the हुए। whole family is doctor. Yes, my daughter is also in medical college. She is in second year now, and my son, he is in 8th standard. He also wants to become a doctor. Wow. So complete doctorate family. Yes. So But I was the first so doctor. table पे dinner के time conversation कैसा होता है? All about patients? No. All about medical या एक formal conversation? Formal, अपना एक casual Casual family conversation. conversation होता है. Hardly we talk about patients or anything on our dinner table. हाँ. Because मतलब ऐसा कुछ हमने कभी डिसाइड ही नहीं किया था कि मतलब पहले से ये डिसाइड किया था कि कभी भी घर पर हमें ये सब बातें नहीं करनी है। Let's keep the hospital talks in hospital only. हॉस्पिटल टॉक तक, हॉस्पिटल तक ही रहता है। एंड घर में और बातें इतनी सारी होती हैं करने के लिए, वी आर ऑलवेज शॉर्ट ऑफ टाइम, तो वो सब बातें हम डिनर टेबल पर करते हैं, नॉट द हॉस्पिटल टॉक्स। और फिर ऐसा भी होता है कि अब 20 साल हो गए तो हमारे लिए ये बातें बहुत कैजुअल हो चुकी हैं। अभी शुरू जब हम डॉक्टर बनते हैं, कंसल्टेंट बनते हैं, तब वो बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। देन डेफिनेटली वी टॉक सच टाइप ऑफ थिंग्स ऑन आवर डिनर टेबल, बट अभी नहीं, आई थिंक विद टाइम। एंड मैम, जैसे आपने बताया कि यू होल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ 20 years नाउ, यू हैव बीन वर्किंग फ्रॉम पास्ट 20 years, तो पेशेंट्स के साथ डीलिंग कैसा रहता है? लाइक यू मीट न्यू पेशेंट्स एवरी डे, यस, सो हाउ इज दैट फेज ऑफ योर लाइफ, डीलिंग विथ न्यू पीपल, सी स्टडिंग देयर माइंडसेट्स, मेकिंग देम अंडरस्टैंड थिंग्स? कहते हैं ना कि एक डॉक्टर जब जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, डॉक्टर गुड़ता जाता है, ऐसा बोला जाता है ना कि एक्सपीरियंस डॉक्टर जो होता है, मतलब उसका जो एक्सपीरियंस होता है, हम अपने एक्सपीरियंस से जज कर सकते हैं अब तो पेशेंट्स को। जब पेशेंट हमारे पास आता है कि पेशेंट अंदर से क्या चाहता है, हमसे क्या बात करना चाहता है। अभी तो फेस रीडिंग भी हम लोग सीख गए हैं विद सच एक्सपीरियंस। तो ठीक है, शुरू में चैलेंजेस आते हैं जब हम नई प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, बट हाँ, अभी विथ एक्सपीरियंस थोड़ा सा ये चीज़ चैलेंजेस कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं, एंड पेशेंट्स का भी ट्रस्ट हम पर बढ़ जाता है। एक पेशेंट जब नए डॉक्टर के पास जाता है और एक जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाता है, तो पेशेंट का ट्रस्ट भी और पेशेंट भी मैटर करता एक्सपीरियंस, डिफरेंस इन एक्सपीरियंस फील करता होगा। हाँ, और पेशेंट अब जब हमारे पास आता है तो उसके ऊपर पास काफी सारा रेफरल होता है कि नहीं, अब मैं किसके पास जा रहा हूँ। जब मैं नई प्रैक्टिस, यू लाइक दैट ओनली। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल कि हजारों डिलीवरीज होती हैं, आराम से हो जाती हैं। कई बार तो नर्सेज भी डिलीवरीज कर लेती है, घर पे भी डिलीवरीज हो जाती है, कुछ नहीं होता। कई बार आप हॉस्पिटल में डॉक्टर आपकी डिलीवरी करा रहा है और सडनली डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। इसमें डॉक्टर की मिस्टेक नहीं है, है ना। इसमें कुछ ना कुछ मैकेनिज्म हमारी बॉडी में ऐसा चल रहा है कि जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है। तो डॉक्टर विल वर्क हार्ड टू सेव द पेशेंट, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट सेव भी नहीं किया जा सकता है, या पेशेंट को कुछ ऐसी मॉर्बिडिटी आ जाती है कि पेशेंट को हमें आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ता है, थोड़ा स्टे बढ़ जाता है। सो इट इज नॉट द मिस्टेक ऑफ द डॉक्टर, बट पेशेंट का कहना क्या होता है, अरे वो डॉक्टर ने हमारा केस बिगाड़ दिया। तो ऐसा नहीं होता है। जैसे अब गायनिक ब्रांच है, इट्स सच एन इमरजेंसी ब्रांच, मतलब कि इवन जब तक पेशेंट हमारे पास आया, डिलीवर हुआ, उसके बाद वो जब तक घर नहीं पहुंच जाता है, हम ये नहीं कहते कि सब कुछ ठीक है। पेशेंट आराम से घर पहुंच गया, उसके बाद पेशेंट इज हेल्दी, तब हम कहते हैं यस, दिस केस इज नाउ ओवर। राइट। तो कभी भी कॉम्प्लिकेशंस, मतलब स्पेशली इन गायनिक, कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग डिलीवरी भी आ सकती हैं, पोस्ट डिलीवरी भी आ सकती हैं। सो इट इज नॉट ऑलवेज द मिस्टेक ऑफ द डॉक्टर। Everybody is different, I would and say. everybody is different also, and every pregnancy is also different. Yes, like every woman's the body same is thing I want different, to say कि every pregnancy is different. Even a woman जिसने पहले 2 डिलीवरीज कर ली, कुछ नहीं हुआ, तीसरी डिलीवरी में उसको प्रॉब्लम हो गई। Why this happened? कुछ ना कुछ बॉडी में ही ऐसा चल रहा है ना।
अब हर चीज तो हम आपको नहीं समझा सकते, Right. ना ही पेशेंट समझ सकता है। राइट राइट। लेकिन आजकल सिनेरियो ऐसा हो गया है कि लोग डॉक्टर्स को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग। राइट, हैपेंस, है ना, जैसे कि एक बात कहते हैं ना, एक बात एक मुंह से दूसरे तक पहुंचती है तो ही बदल जाती है, दूसरे से तीसरे पे पहुंचती है तो बदल जाती है। हाँ, ऐसा ही होता है, मतलब हुआ कुछ और होता है, डॉक्टर ने कुछ और समझाया रिलेटिव्स को, रिलेटिव्स ने अपने रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को कुछ और समझाया, तो बात चेंज होते होते ऐसा हो जाता है कि डॉक्टर ने केस बिगाड़ दिया। एक्चुअली नॉट डॉक्टर क्यों आपका केस बिगाड़ेगा, क्यों बिगाड़ेगा, कोई अपने पर्सनल टर्म्स थोड़ी ना है किसी पेशेंट, कोई क्यों बिगाड़ेगा। कुछ ऐसा हो जाता है कभी कभी, ठीक है, डॉक्टर भी एक ह्यूमन बीइंग है, मैं ये नहीं कहती, गलती उससे भी हो सकती है, लेकिन गलती होने के बाद वो उसको करेक्ट करने की उसने भी पूरी कोशिश की होती है। राइट, है ना। और कुछ डेस्टिनी, मेरा एक एक्सपीरियंस तो मैम आपके साथ अमेजिंग रहा है 2009 में, शायद ये तीसरी बार बोल रही हूँ इन द होल पॉडकास्ट, बट मैं सबको बोलूँगी जो भी अभी प्रेग्नेंट है, जो भी अभी जिनकी अपकमिंग डिलीवरीज आ रही है, अगर आप सूरत से हो तो कहीं मत जाइएगा, गो टू डॉक्टर गुंजनवाला। इनके ब्रांचेस के बारे में ये खुद ही आपको बताएंगे कि ये कहाँ कहाँ ऑपरेट करती है। सो मैम, आप सूरत में कहाँ कहाँ ऑपरेट करते हो? जब मैं सूरत में सबसे पहले आई तब मैंने अपना एक हलीमा हॉस्पिटल, ट्रस्ट हॉस्पिटल था, वहाँ पर ज्वाइन किया। मैंने 1 साल वहाँ पर काम किया, फिर उसके बाद मैंने अपना प्राइवेट हॉस्पिटल शुरू किया। दैट इज, आपका प्राइवेट हॉस्पिटल कहाँ अभी वेसू में है, एंड द नेम इज सना हॉस्पिटल। सना हॉस्पिटल, जी हाँ, उसको अभी 19 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, एंड आई एम दिस इज द 20th ईयर्स विच स्टार्टेड। फिर उसके बाद बीच में ही मेरी डॉक्टर अकीला से मुलाकात हुई, जो एक शिफा क्लिनिक चलाते थे, और फिर उनके साथ मैं पार्टनर बनी। और आई रिमेम्बर डॉक्टर अकीला के घर से मुझे फूडिंग आता था, लिटरली इन द हॉस्पिटल। भी देते हैं अपने पेशेंट्स को जो दूर उनके से घर से मुझे खाना आता था, द घी वाली रोटी। मतलब पेशेंट्स का इतना ध्यान रखा जाता है, which is a very क्योंकि कुछ पेशेंट्स देखो पुअर होते हैं, कोई दूर से आए होते हैं, किसी के पास इतनी फैसिलिटी नहीं होती कि मैन पावर नहीं होती कि घर जाके खाना ला सके, तो वी मेक श्योर कि नीचे से खाना आएगा, यू ईट फूड, देन ओनली यू गो। एंड अबाउट डॉक्टर अकीला, शी यूज्ड टू सिट इन फ्रंट ऑफ माय बेड एंड शी यूज्ड टू टेल मी, इतना तो तुझे खाना ही पड़ेगा, मैं कुछ नहीं सुनने वाली, इतना कंप्लीट करना है, देन ओनली आई विल गो डाउन। दिस इज द लव ऑफ डॉक्टर अकीला, दैट आई एम विद हर सिंस 18 इयर्स। मुझे 18 इयर्स हो गए मैडम के साथ शिफा हॉस्पिटल में, एंड रिसेंटली हम दोनों ने अभी यहाँ डिवाइन हिबा हॉस्पिटल अडाजन पाटिया में भी अपना स्टार्ट किया है गायनेक डिपार्टमेंट, क्योंकि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स कंप्लेन करते थे, और मैं अभी भी 3rd में भी इनके पास ही जाने वाली हूँ 2025। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स रांदेर और अडाजन एरिया के थे, विच यूज्ड टू कंप्लेन कि हम इतने दूर नहीं आ सकते। सो उन्होंने हमें यहाँ पे पुल ऑन किया, एंड वी हैव स्टार्टेड आवर गायनेक डिपार्टमेंट इन डिवाइन हिबा हॉस्पिटल एट अडाजन पाटिया। सो दीज आर द 3 हॉस्पिटल्स वी आर वर्किंग। तो ये 3 ब्रांचेज हैं जहाँ पे आप मैम को कांटेक्ट कर सकते हो, मैम से मिल सकते हो, राइट? सो मैम, आई फील आई वांट टू रियली नो दिस, what sets gynecology apart from other medical fields? So what makes it different from other medical fields? Gynecology is really different from other medical branches. You'll not believe, gynecology is the only branch जिसमें हम 2 lives के साथ डील करते हैं। Nice. है ना? Yes. और कोई ब्रांच ऐसी नहीं है जिसमें हम मतलब 2 lives के साथ डील करते हैं। It's only the one life. Here I'm dealing with mother as well as the baby. और दूसरी बात ये है, very beautiful answer ma'am, I loved your answer. And दूसरी चीज़ ये है कि हमारे हॉस्पिटल, it's not a hospital, it's you know it's like a family nursing home, I would say, environment. क्योंकि जब यहाँ पेशेंट आता है ना, तो वो रोते हुए नहीं आता, वो हंसते हुए ही आता है और हंसते हुए ही जाता है। Yes. तीसरा, यहाँ पर पेशेंट को जब दर्द होता है तो हम दर्द को कम नहीं करते, हम दर्द को बढ़ाते हैं। Why is that so? क्योंकि दर्द बढ़ेगा तो डिलीवरी होगी। हाँ, राइट। बाकी सब ब्रांचेस में दर्द को कम किया जाता है, और हम यहाँ पर दर्द को बढ़ाते हैं ताकि पेशेंट का डिलीवरी नॉर्मल हो सके। ऑफ कोर्स वी हैव द ऑप्शन ऑफ पेनलेस डिलीवरी आल्सो, बट कहने का मतलब है कि अगर मेरा पेशेंट थोड़ा सा चिल्ला रहा है, रो रहा है, तो मैं उसको थोड़ा समझाऊंगी, बेटा दर्द होगा तो बच्चा नीचे आएगा और बच्चा
डिलीवर होगा। सो आपको ये सहना पड़ेगा और पेशेंट को भी पता है कि मुझे सहना पड़ेगा तभी मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी। सो दिस मेक्स डिफरेंट, like this makes gynecology different from other branches. Wow, beautiful answer. I'm so impressed. Actually, I'm really impressed by your answer. I loved it. और वो दर्द बढ़ाने वाला पहले मैं समझी नहीं, and then when you explained it in detail तो मुझे समझ में आया कि हाँ ये टर्म आपने क्यों यूज किया। Yeah, and इसमें जब हमारे पास पेशेंट आता है 9th मंथ में होता है या समझो कि 7th मंथ से आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग माई पेशेंट्स कि आपको माइंड मेकअप करना है कि आपको डिलीवरी नॉर्मल करनी है। ओके अगर आप माइंड मेकअप नहीं करोगे तो आई कैन नॉट डिलीवर यू नॉर्मली। राइट अगर आप मेरा साथ दोगे तभी आपका डिलीवरी नॉर्मल होगा, अदरवाइज तो कैसे होगा। राइट यू हैव टू पुश बट आई विल बी जस्ट सपोर्टिंग यू, आई कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। सो इसलिए माइंड मेकअप रहना चाहिए कि मैं सब दर्द सहन करूंगी, और एक औरत को भगवान ने इतना स्ट्रांग बनाया है कि वो हर दर्द सहन कर सकती है, और लेबर पेन सिर्फ भगवान ने एक औरत को ही दिया है। मेल्स को मेल्स जस्ट कैनॉट। सो मैम क्या केसेस में आपको ऑपरेशन, जैसे कई बार मान लो कि इफ़ आई एम योर पेशेंट एंड आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है एंड ड्यू टू सम कॉम्प्लिकेशंस अब ऑपरेशन करना पड़ रहा है, सो वो ये ऐसे केस को, ऑन सडन केस को आप कैसे हैंडल करते हो? हाउ डू यू कन्विंस द पेशेंट? कुछ केसेस होते हैं जिसमें प्लान्ड होता है कि ये पेशेंट का डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगा, इसका सिजेरियन ही होगा। सो दैट पेशेंट इज मेंटली प्रिपेयर्ड। वो तो जब रिपोर्ट आता है कुछ ऐसा होता है तो हम पेशेंट्स को, रिलेटिव्स को एक्सप्लेन कर देते हैं एंड दे आर प्रिपेयर्ड, वी गिव देम डेट, दे कम एंड वी डू द सिजेरियन। जब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसका हम नॉर्मल डिलीवरी करा रहे हैं लेकिन बीच में कुछ ऐसा इमरजेंसी हुआ कि अब नॉर्मल नहीं हो सकता, अब हमें सिजेरियन करना पड़ेगा, तब हम पेशेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उनको लगता है यार अभी तक तो मैं इतना दर्द सहन कर रही थी और आपने कहा कि नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि सबका नॉर्मल हो, लेकिन मैं बच्चे को या माँ को कॉम्प्रोमाइज़ करके नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा सकती। मुझे माँ और बच्चा दोनों हेल्दी चाहिए। अब कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन आया, सपोज करो कि बच्चा फंस गया, नीचे से नहीं आ सकता है, अगर मैं उसको कराते रहूंगी तो बच्चे की तकलीफ हो जाएगी, तो बच्चे को आईसीयू में भी रखना पड़ सकता है और भी कुछ तकलीफें हो सकती हैं। वन सिनेरियो, कभी बच्चे ने अंदर पॉटी कर दिया और अभी डिलीवरी होने में बहुत टाइम लगेगा, तो अभी मैं वो बच्चे को गटर वाले पानी में कैसे रख सकती हूँ? क्या हम रह सकते हैं गटर के पानी में? बिल्कुल नहीं। हम स्विमिंग पूल में रह सकते हैं, लेकिन अगर स्विमिंग पूल गंदा होगा तो क्या हम उसमें स्विम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो बच्चे ने पॉटी कर दी तो वो पानी कैसा हो गया? गंदा हो गया। तो उसको बच्चे को हम जल्दी निकालेंगे तो ही बच्चे के लिए अच्छा बचेगा। राइट। कभी कभी पानी कम हो जाता है, भगवान ने कुछ सोच समझ के पानी बनाया होगा, ऐसे तो पानी नहीं बनाया है, लेकिन वो कुदरती कम हो गया। या कभी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया कि जिसकी वजह से पेशेंट को खतरा हो सकता है, अगर हम उसको डिलीवरी कराने में मतलब टाइम लग रहा है तो पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है, बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। दीज आर फ्यू सिचुएशंस, कॉमन सिचुएशंस विच वी कम अक्रॉस। कभी कभी बच्चा आड़ा हो जाता है, उल्टा हो जाता है, तो ऐसे केसेस में डिलीवरी करना नॉर्मल बहुत रिस्की है बच्चे के लिए। In case of breech presentations also this happens. हाँ, कभी कभी ब्रीच प्रेजेंटेशन है, बच्चा तो आ गया लेकिन जब हमने सिर को खींचा तो कोई नस खींच गई या दब गई या तकलीफ हो गई, तो उसमें क्यों ना अच्छे से हम सिजेरियन करके हेल्दी बेबी को बाहर निकालें। राइट। तो मैं तो कुछ भी कर लूँगी, मैं तो नॉर्मल भी करा दूंगी, लेकिन अगर उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हो तो सारी ज़िंदगी वो माँ बाप को सहन करना पड़ेगा। कुछ अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं जो नहीं पता चले, सडन हो गए, वो अलग बात है, लेकिन जिसको हमें पता है कि ऐसा हो सकता है तो उसमें सिजेरियन इज सेफ। ओके। तो मैम जैसे लड़कियां कंसीव करती है तो अगर उनको नॉर्मल डिलीवरी करनी है तो उन्हें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए थ्रू आउट 9 मंथ्स कि जिससे ऑपरेशन के चांसेस कम हो जाए? देखो, नॉर्मल डिलीवरी के लिए डेफिनेटली अगर कोई पर्सन एक्टिव है, हमेशा सीडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं है, एक्टिव है, तो देयर आर मोर चांसेस कि उनका डिलीवरी नॉर्मल होगा। ओके। लेकिन तो एक्टिव रहना ज़रूरी है। तो हम अपने पेशेंट्स को यही समझाते हैं कि आपका जो रूटीन काम है आप अपना वो करते रहिए। ओके। ऐसा नहीं है कि कभी आपने झाड़ू पोछा नहीं लगाया तो अब 9th मंथ में आप झाड़ू पोछा नहीं लगा सकते।
नॉर्मली कई बार पेशेंट्स आकर हमें बोलते हैं कि अभी मैं ऐसा Because करूं, ये चीजें घर में बोली जाती है, झाड़ू पोछा लगाओ, एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो। एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन अगर हम पेल्विक एक्सरसाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेन्ड ट्रेनर, वर्कआउट्स, तो दैट विल हेल्प इन नॉर्मल डिलीवरी। Okay. बट अगर हम खुद ऐसा करते हैं जो एक्सरसाइजेज दे आर नॉट रिक्वायर्ड, दोज विच कैन हार्म, तो वो ठीक नहीं है। तो आजकल एंटीनेटल क्लासेस चलती हैं, वहाँ पर ट्रेन्ड पर्सन्स होते हैं, हम उनकी सलाह से अगर एक्सरसाइज करते हैं, जो स्पेशल प्रेगनेंसी वर्कआउट्स करवाते हैं, तो हमें वो एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। अदरवाइज अगर कोई लेडी अपना घर का सब काम कर रही है, सब मैनेज कर रही है, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ मोर ऑफ एक्सरसाइजेस। लेकिन हाँ, थोड़ा सा वॉकिंग, थोड़ा सा अपना वो सब चालू रखिए, दैट इज़ इनफ। और जो काम हमने कभी नहीं किया उसको 9th मंथ में करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं कभी एडवाइस नहीं करती हूँ। तो ये सारे मिथ्स है जो आज क्लियर हो रहे हैं। हाँ, जैसे लोग हमसे आके पूछते हैं कि अभी मैं जैसे अभी सपोज मैंने किसी को बेड रेस्ट बोला है किसी कंडीशन की वजह से कि मैडम अब तो सब कुछ अच्छा है, तो क्या मैं अभी झाड़ू पोछा लगाना शुरू करूं जिससे मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी? उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। नॉर्मल डिलीवरी इज अ नेचुरल प्रोसेस। ओके, वो हमारी बॉडी में जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी होती है, ना कि हमारे को नीचे बैठकर कचरा पोता करने से, झाड़ू पोछा लगाने से या कुछ ऐसा वर्कआउट करने से नॉर्मल नहीं होती है। लेकिन हमें 9 महीना एक्टिव रहना है और अपनी प्रेगनेंसी को पॉजिटिव लेना है। हमें तकलीफ होती है तो भी हमें यही सोचना है कि मेरा बच्चा मेरे अंदर बन रहा है, इसलिए मुझे तकलीफ तो होगी ही, और थोड़ा जैसे तकलीफ सहन करना है। विमेन होती है वो बहुत स्ट्रेस ले लेती है प्रेगनेंसी के टाइम नहीं, कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। मैंने वही बोला ना, पॉजिटिवली टेक योर प्रेगनेंसी, पॉजिटिवली एंजॉय योर प्रेगनेंसी, एंजॉय द मूवमेंट्स ऑफ योर बेबी इनसाइड। जब कोई चीज बनती है तकलीफ होती है, बिना तकलीफ के कुछ नहीं बना आज तक, इसलिए बच्चा भी कैसे बनेगा? माँ को तकलीफ तो सहन करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड मैम, मिसकैरेज हो जाता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि ज़्यादातर मिसकैरेजेस ना हो? बिकॉज कुछ केसेस में मिसकैरेजेस नॉर्मली भी हो जाता है। मतलब बोलते हैं कि वज़न नहीं उठाना चाहिए, ये नहीं करना, मतलब इफ़ आई एम नॉर्मल ऑल्सो, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है विच कैन लीड टू मिसकैरेज। मिसकैरेजेस के बहुत सारे रीजंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने वजन उठाया इसकी वजह से ही मिसकैरेज हो गया। कुदरत उसी को जीने देगी जो स्ट्रांग है, ठीक है। बच्चा पेट में आया, वो स्ट्रांग नहीं है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, कुदरत उसको जीने नहीं देगी, वो किसी ना किसी वजह से अबॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब वो डिफेक्ट क्या है? मेनली इट इज़ द जेनेटिक डिफेक्ट्स, ठीक है। वो बच्चे में कुछ ऐसा तकलीफ है कि वो 3 महीना भी नहीं पनप पाया अंदर और वो अबॉर्ट हो गया, ठीक है। तो इसलिए अपने आप पर ये ब्लेम नहीं लेना चाहिए कि मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो गया। वही, because normally the women has to be blamed as in such cases. कई बार हमारे यूट्रस में कुछ ऐसा डिफेक्ट होता है कि जिसकी वजह से बच्चा ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता और वो अबॉर्ट हो जाता है। कई बार बच्चा जो बन रहा है उसके साथ और भी चीज़ें यूट्रस में बन रही हैं, उसमें डिफेक्ट है और उसकी वजह से बच्चा अबॉर्ट हो जाता है। अब एक बार अबॉर्ट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरी बार भी आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। आप टाइमली डॉक्टर के पास विजिट करेंगे तो डॉक्टर आपकी हेल्प कर सकता है। अब बच्चा मिस हो गया, अंदर उसकी हार्ट बीट बंद हो गई और अब आप डॉक्टर के पास आएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कितने लोग होते हैं, नहीं 3 महीना हो जाएगा उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो 3 महीने तक जो बन रहा था बच्चा, उसमें क्या डिफेक्ट्स थे वो आपको कैसे पता चलेगा? आज तो आप आए, हार्ट बीट बंद है, लेकिन कब से बंद हो गई मैंने तो देखा ही नहीं 3 महीना। सपोज मैंने 10 दिन पहले देखा है और बच्चा वॉज ओके, तो आई नो कि ये इसी 10 दिन में कुछ इंसिडेंस हुआ है। सो रेगुलर चेकअप आई कैन जज कि ये क्या कारण हो सकता है। एंड ज़्यादातर वो जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं। तो कितने गैप्स में पेशेंट को आपके पास आना चाहिए व्हेन शी इज प्रेग्नेंट? देखो, सबसे पहले तो आइडियली व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ बेबी कि अब मुझे प्लान करना है, यू शुड विजिट अ डॉक्टर। ओके, तभी से अभी कंसीव नहीं किया है उससे पहले ही आपको आ जाना चाहिए, सो दैट वी कैन गाइड यू व्हाट इज द फर्टाइल पीरियड, what you should do when you conceive, what medicines you should start before planning, before you conceive,
एंड कुछ एक टेस्ट जो हम प्रेगनेंसी से पहले ही करते हैं. देयर आर सम स्मार्ट वुमेन, सम स्मार्ट कपल्स, दोज हु विजिट अस बिफोर प्लानिंग अ बेबी, कि हमारे को क्या क्या करना है. उनको इतनी चीजें अवेयरनेस है, बट कई जगहों पे इसीलिए मैं आपको ये एक मैसेज देना चाहूँगी कि जब हम प्लान करना चाहें प्रेगनेंसी, तो उससे पहले विजिट कीजिए अपने डॉक्टर को. डॉक्टर विल स्टार्ट सम मेडिसिन्स फॉर यू. और कुछ एक बेसिक, जैसे सपोज करो कि मैं एक बेसिक आपका इन्वेस्टिगेशन करती हूँ, एक सोनोग्राफी करती हूँ, और मुझे पता चला कि आपके यूट्रस में ही कुछ डिफेक्ट है और आपने कंसीव कर लिया, तो उसके बाद अगर अबॉर्ट होता है तो इट विल हर्ट यू सो मच. राइट. और उससे पहले अगर मैं वो ठीक कर दूंगी डिफेक्ट, और उसके बाद आप कंसीव करेंगे, तो दैट विल बी मच बेटर फॉर द बेबी एंड द मदर एज वेल. एंड मैम, अबॉर्शन के बारे में बोलना चाहूँगी कि इंडिया में आज भी लैक ऑफ एजुकेशन बहुत सारी जगहों पे है. सो अर्ली प्रेगनेंसी, अर्ली मैरिज, एंड देन अबॉर्शन हैपेंस इन सम केसेस, जो कई बार डॉक्टर सामने से कहते हैं कि ये हमें अबॉर्शन करना पड़ेगा, एंड समटाइम्स द पेशेंट इज नॉट रेडी फॉर दैट, और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं. सो हाउ टू, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि कंसीव करने, प्लान करने से पहले डॉक्टर के पास विजिट करो. शादी करने से पहले क्यों ना डॉक्टर के पास विजिट करो. राइट. आते हैं. हाँ, क्योंकि बहुत सारी कम्युनिटीज में आज भी 17, 18, 19 में शादी करा दी जाती है. ठीक है, शादी हो गई, लेकिन अभी शादी हुई तो क्या ये एक मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि आज उसका एंगेजमेंट हुआ तो वो एक डॉक्टर के पास विजिट करे कि डॉक्टर अब इसकी शादी होने वाली है, आप इसको गाइड कीजिए. क्या आजकल के लड़का लड़की सब इतने स्मार्ट है, उनकी एंगेजमेंट हुई, क्या वो दोनों इकट्ठे विजिट नहीं कर सकते मेरे पास कि मैडम 6 महीने के बाद हमारी मैरिज है. आई नो 6 महीने के बाद मैरिज है, तो इमीडिएटली यू विल नॉट लाइक टू हैव अ बेबी, बट सेक्सुअल रिलेशनशिप तो होगी. राइट. वो तो होगी ही. तो क्यों ना उससे पहले ही आप मुझे विजिट करें और मुझसे आप कॉन्ट्रासेप्शन की एडवाइस लें. सपोज करो कि आप मेरे पास विजिट किए और मैंने आपको बताया कि आप ये पिल्स चालू कीजिए. शादी से 1 महीना पहले मैंने आपको वो पिल्स चालू की, तो आप शादी के बाद टोटली सेफ हैं. राइट. यू कैन फिजिकली इंटीमेट. लेकिन कॉन्ट्रासेप्शन को लेके भी बहुत सारे मिथ्स वही मैं आपको बता रही हूँ, साइड इफेक्ट्स भी है उसके. वही मैं आपको बता रही हूँ. तो फिजिकली यू कैन इंटीमेट वेरी वेल विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी स्ट्रेस, है ना. और फिर चलो उसके बाद फिर जब एक बच्चा हो गया, अब डर है कि दूसरा बच्चा जल्दी नहीं हो जाए. हम सोचते ही नहीं उसके बारे में. जैसे कुछ लोग सोचते हैं अरे पीरियड्स नहीं आएगा तब तक तो मुझे बच्चा होगा ही नहीं. दिस इज अ मिथ. एक बच्चा हुआ, दूसरी बार हम बच्चे को फीडिंग कराते हैं तो उसकी वजह से हमें पीरियड्स नहीं आते. किसी को 2 महीना, किसी को 6 महीना, किसी को साल. लेकिन इस दौरान भी इज दैट नॉर्मल? यस, इट इज नॉर्मल. बट इस दौरान भी प्रेगनेंसी रह सकती है. तो इसके लिए आप कम से कम कॉन्ट्रासेप्शन तो यूज कर सकते हैं. कितना गैप होना चाहिए, ये आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे में कितना गैप होना चाहिए? एक बच्चे से 2 बच्चे में आइडियली 2 से 3 साल का गैप होना चाहिए. 2 से 3 साल का आइडियली. इवन ऑपरेशन है या नॉर्मल है तो भी 2 से 3 साल का गैप रखिए, ताकि पहला बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए और कम से कम आपको दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी पड़े. जैसे सपोज आज डिलीवरी हुई और 6 महीने के बाद आप फिर से प्रेग्नेंट होके आ गए. अब आप मुझे कहते हो कि मैडम मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है, और देन यू वांट टू गो फॉर अबॉर्शन. तो क्यों ना आप डिलीवरी के बाद ही, मैं तो सबको एडवाइस करती हूँ कि डिलीवरी हो गई, अब आप 1.5 महीने के बाद मेरे पास आना, मैं आपको कॉपर-टी लगा दूंगी. कॉपर-टी लगाया, 3 साल का कॉपर-टी हमने लगा दिया. कॉपर-टी में भी ये मिथ्स है कि कॉपर-टी सेफ नहीं है. कॉपर-टी इज वेरी सेफ. ओके, तो ये मैसेज सबको देंगे आज. If you get inserted a copper T by a trained doctor or a trained nurse, it is absolutely safe. उससे वेट बढ़ता नहीं. कोई रीजन ही नहीं है बढ़ने का. डिलीवरी के बाद हमारा वेट क्यों बढ़ता है? काफी सुना है कि डिलीवरी के बाद हमारा वेट क्यों बढ़ता है. हम इतना खाते हैं डिलीवरी के बाद, लड्डू खाया, ये खाया, वो खाया, और साथ में हमने कॉपर टी भी लगा दी. ब्लेम आ गया कॉपर टी पे. ओके आया ब्लेम कॉपर टी पे. तो कॉपर-टी से वेट नहीं बढ़ता है. मुझे भी आज तक यही था कि कॉपर-टी का साइड इफेक्ट ये होता है कि किसी का बढ़ता है और किसी का कम हो जाता है. कॉपर-टी की वजह से किसी को थोड़ा हैवी ब्लीडिंग हो सकता है, बट उसका भी सॉल्यूशन तो हमारे पास है. कोई भी चीज हम जब नई यूज करते हैं तो उसको सेट होने में हमेशा टाइम लगता है. जब हम स्पेक्स लगाते हैं टाइम लगता है थोड़े दिन सेट होने में.
कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है सेट होने में, Right. तो कॉपर्टी भी तो अंदर जा रही है ना, So it तो takes उसको भी time. थोड़ा सा टाइम लगता है सेट होने में, बट हम उसको सेट कर देंगे। अगर कोई बहुत ऐसा हुआ कि बिल्कुल सूट नहीं करी तो निकालने में भी 1 सेकंड लगता है। Okay. जैसे लगाने में एक मिनट का काम है, निकालना उससे भी आसान है, Okay. जस्ट 1 मिनट प्रोसेस। So ma'am, ideal age of conceiving? Ideal age of conceiving depends on the person. Okay. When you are physically, mentally, emotionally, financially fit, that is the proper Okay. age. Because But जैसे it- मैंने आपको अर्ली हाँ, मैरिजेस का बट बताया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी एज बहुत ज़्यादा कर दें, नहीं अभी तो मैं हाँ। फाइनेंशियली फिट नहीं हूँ, हाँ, ऐसा नहीं है। हमारी मैरिज होती है तो हमें थोड़ा टाइम चाहिए, एक तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तुरंत ही बच्चा नहीं करना चाहिए। जब तक Right. हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, हम एक तीसरे पर्सन को कैसे बीच में ला accept कर सकते हैं। राइट। कहते हैं कि बच्चा होने के बाद थोड़ा सा थोड़ा सा डिस्टेंस आना शुरू हो जाता है हस्बैंड वाइफ में, बिकॉज मदर हैज टू टेक केयर ऑफ द बेबी। देयर इज नो टाइम टू हाँ, गिव ईच तो अदर। मदर हैज टू टेक केयर ऑफ द बेबी, और Right. उसमें करना ही पड़ेगा ना। करना ही जब हमने पड़ेगा, बच्चा it's a बनाया है तो उसकी responsibility. केयर तो करनी पड़ेगी। It's a responsibility. और अभी मेरी शादी को 2 महीने 6 महीना हुआ है और मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ, तो कितना टाइम मैंने अपने हस्बैंड को समझा, या हस्बैंड ने Right. कितना टाइम मुझे समझा। राइट। तो थोड़ा टाइम हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए, और उसके बाद यस यू कैन गो फॉर पर एज सच देयर इज नो देयर प्रॉपर इज नो एज, देयर इज नो एज, बट हाँ 30 ईयर्स से ज़्यादा हमको नहीं करना चाहिए। बिफोर 30 ईयर्स यू शुड हैव 1 किड एटलीस्ट। दिस इज Okay. माई थियरी, ओके कि मैं सब पेशेंट्स को ये कहती हूँ 30 साल से पहले एक बच्चा तो आप कर लीजिए, ओके क्योंकि 30 साल के बाद जब हम जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारे एक्स की भी एज बढ़ती जाती है, तो उसके साथ और एबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, कुछ एनॉमलीज बच्चे में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये सब कॉम्प्लिकेशंस होने का डर रहता है। एज बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांस होता है, शुगर बढ़ने का चांस होता है, सो ये सब प्रॉब्लम्स भी आती हैं फिर प्रेगनेंसी में। राइट राइट। सो मैम कौन सी एज ग्रुप में कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन बेस्ट रहता है? जैसा मैं आपको बताऊं कि अभी एक कपल की नई नई शादी हुई है, तो यूजुअली दे डोंट लाइक टू वेयर कॉन्डम्स, यस है ना, यस यस। बिकॉज दे ऑल्सो वांट टू एंजॉय। तो उनके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बेस्ट रहते हैं। ओके जो मैंने आपको बताया कि अगर कपल मेरे पास शादी से पहले आता है तो मैं 1 महीना पहले ही स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि Okay. उसका इफेक्ट आ जाए, और शादी के बाद उनको कोई भी Time कॉन्ट्रासेप्शन ऐसे बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन यूज नहीं करना पड़े। सो फॉर न्यूली मैरिड कपल्स ऑलवेज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर बेस्ट। Okay. रात को 1 गोली सिर्फ खानी होती है, और जैसा हम समझाते हैं लाइक विद गैप ऑफ 7 days, दिस इज हाउ लाइक दे हैव टू टेक द टैबलेट्स। वो भूलनी नहीं होती, उसका सिर्फ एक यही वो रहता है कि हमें भूलनी नहीं है हाउ टैबलेट। डज इट अफेक्ट ऑन यूट्रस? जो हम ये पिल्स लेते हैं उससे जो हमारे एग्स रिलीज हो रहे हैं वो Okay. एग रिलीज नहीं होता है, उसका और कोई और साइड कुछ इफेक्ट भी नहीं है। वो यूट्रस पे असर नहीं करता है, वो हार्मोनल पिल्स होती हैं, तो जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता है। ओके और उसमें मिथ ये है कि लोग ऐसा सोचते हैं, अरे अगर मैं ये ज़्यादा टाइम ये गोली लूंगी तो उसके बाद मुझे बच्चा रखने में तकलीफ प्रॉब्लम होगी, दिस इज ये भी सुना हुआ ऐसा है, कुछ हाँ। नहीं है। ऐसा जैसे कुछ ही हम वो टैबलेट स्टॉप करते हैं, हमारा जो बॉडी का अपना हार्मोन है वो एक्टिवेट हो जाता है, और अगले ही महीने ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके कितने लोग होते हैं जैसे ही हम उनको पिल स्टॉप करते हैं, अगले महीने वो प्रेग्नेंट होकर हमारे पास आ जाते हैं। सो ओके अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा है, आपने सपोज मैंने 6 महीना 8 महीना पिल्स लिया, और उसके बाद आप ट्राई कर रहे हैं और आपको कंसीव नहीं हो रहा है, तो आपने पिल्स नहीं लिए होते तो भी आपके साथ यही प्रॉब्लम होती है। ओके दीज आर द बैलेंस्ड पिल्स, जिससे हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। ओके ठीक है। अब सेकंड आता है कि अब एक बच्चा हो गया, अब दूसरे 2 बच्चे में हमें गैप रखना है, उसके लिए कॉपर टी बेस्ट रहता है। ओके एक बार बच्चा हो गया तो अब मैं आपको पिल्स की एडवाइस दूं तो आपको बच्चे की भी केयर करनी है, घर की भी केयर करनी है, सब कुछ करना है, उसमें हम पिल्स को भूल भी सकते हैं, राइट भूल सकते हैं। यस बट और अब मुझे 3 साल 4 साल 5 साल का गैप रखना है। शादी के बाद तो कोई 3 साल नहीं सोचता है, 6 महीना 8 महीना साल, उसके बाद सोचते हैं हम प्लान करेंगे, सोचते हैं तो 6 महीना 8 महीना तो हम पिल्स ले सकते हैं, बट 3 साल 5 साल पिल्स रोज 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 कैसे कोई आदमी लेगा, थक जाएगा, भूल जाएगा। सो कॉपर टी इज बेस्ट। 3 साल की भी Okay. आती है, 5 साल की भी आती है, जस्ट इंसर्ट कर दिया, उसके बाद आपको कोई डर नहीं है। तीसरा, अब हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई, सपोज 2 बच्चों में हमने गैप रखा विद द हेल्प ऑफ दिस, अब मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई, अब क्या करने का है, उसमें हम कॉपर टी भी लगा सकते हैं और ऑपरेशन भी करा सकते हैं। ओके
कॉपर टी का ये है कि एवरी 3 इयर्स और 5 इयर्स ऑपरेशन से फिर मेनोपॉज में कुछ इफेक्ट आता है? नहीं, उसमें हम सिर्फ जो हमारी ट्यूब्स होती हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं, ना हम यूट्रस को कुछ प्रॉब्लम है, ना ओवरीज को कुछ प्रॉब्लम है, सिर्फ ट्यूब्स को हम ब्लॉक करते हैं। ओके, उसको हम फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन कहते हैं। ओके, उससे कोई पीरियड्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेनोपॉज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन किया तो मेनोपॉज जल्दी आएगा, नो। कोई सेक्स लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दैट्स वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। ठीक है, एक टांके का ऑपरेशन होता है, सिर्फ एक टांका, वन स्टिच, जस्ट 1 स्टिच, ना उसमें ज़्यादा आराम करना पड़ता है। इट्स लाइक नॉर्मल ऑपरेशन जो हम करते हैं। सो दीज आर द कॉमन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस विच आई हैव एक्सप्लेन्ड। ओके, और मैम पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन, ये एक नया वर्ड सुनने मिल रहा है। इंस्टाग्राम पे भी मैंने काफ़ी रील्स देखी है तो जिसमें पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन। सो मैम एक्चुअली व्हाट इज दैट, हाउ डज इट कम एंड हाउ डू वी रिलेट टू इट? और अगर आता भी है ये डिप्रेशन तो उससे कैसे डील कर सकता है पेशेंट? पहले जमाने में कभी ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम साइकोसिस किसी ने नहीं सुना। इवन बिफोर 3 years द टर्म वाज नॉट देयर। अभी ये टर्म बहुत कॉमन हो गई है, हाँ। जब से इंस्टाग्राम पे लोग ज़्यादा आ गए हैं। एक्चुअली क्या होता है कि डिलीवरी के बाद हमें बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अपने स्पाउस का भी सपोर्ट चाहिए, फैमिली मेम्बर्स का भी सपोर्ट चाहिए। और क्योंकि आजकल बहुत सारी लेडीज़ वर्किंग हैं, हाँ, तो उनको ऐसा लगता है अब डिलीवरी हो गई है, अब मैं अपने वर्क प्लेस पर कैसे जाऊंगी, कब जाऊंगी, या मुझे काम छोड़ना पड़ेगा, मैं बच्चे की केयर में ही सारा दिन उलझी रहती हूँ। And if I don't take care of the baby, baby will feel कि my mama is not looking after me. तो वो तुम्हें थोड़ा सा एक इनसिक्योरिटी फील होनी शुरू हो जाती है। और ज़्यादातर लोगों को आजकल अपनी बॉडी का थोड़ा अपनी फिगर का भी टेंशन, डिलीवरी होते ही टेंशन शुरू हो जाता है कि मैं प्रॉपर शेप में कब पहुंचूंगी। और जब हम फीडिंग करा रहे हैं तो हमारी डाइट भी थोड़ी बढ़ जाती है और हमारा वेट गेन होना शुरू हो जाता है ना। और आजकल सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारी फैमिलीज़ बहुत छोटी छोटी हो गई हैं। न्यूक्लियर पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, बच्चे कब बड़े हो जाते थे किसी को पता नहीं चलता था। अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, हस्बैंड को भी काम पे जाना है और तुम काम पर जाना चाहते हो पर जा नहीं पा रहे, घर पे कोई है नहीं केयर करने के लिए, मेड्स के सहारे हम अपना जीवन बिताते हैं, बच्चों को छोड़ते हैं, तो वो उतनी केयर नहीं हो पाती है। और सेकंड, हमारी बॉडी के हार्मोनल चेंजेस बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस, तो दिस लीड्स टू एंग्जाइटी और दिस लीड्स टू डिप्रेशन। ओके, एंड ऑल्सो जैसे आई एम ऑल्सो अ वर्किंग मदर, आई हैव बीन वर्किंग ऑल थ्रू आउट ऑल माई प्रेगनेंसीज एंड इवन लोग कहते हैं ना कि यू शुड टेक 40 days रेस्ट आफ्टर यू डिलीवर अ बेबी। सो मैंने तो वो रेस्ट भी नहीं किया बिकॉज देयर वाज नो गैप ओनली। सो 10 days 15 days रेस्ट करके 16th day आई एम आउट एंड आई एम वर्किंग। तो तब भी मुझे ऐसा भी लगता है कि what my baby would feel जब वो समझने लगेगा या समझने लगेगी my mother is leaving me here alone behind and she's going for work। लोग भी, सोसाइटी भी बोलना स्टार्ट करती है, क्रिटिसाइज करना स्टार्ट करती है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू जिम, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर वर्क, बेटर सिट होम एंड टेक केयर ऑफ योर बेबी। तो ये चीज़ें भी मैम काफ़ी अफेक्ट मुझे भी आज भी करती है बिकॉज बच्चे को छोड़ के जाना, ये कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में आपका बच्चा आपको ट्रिगर करता रहता है, क्या कर रहा होगा, शी माइट हैव हैड फूड और नो। सो मैम इस चीज़ से कैसे बाहर निकले? और स्पेशली जब बच्चा सवाल पूछता है कि मॉम वेयर वर यू व्हेन आई नीडेड यू, जब ऐसा होता है, मैंने देखा है मूवीज में भी। सो इस चीज़ से कैसे डील करेंगे? दिस इज वर्क लाइफ बैलेंस, देन यू हैव टू लर्न वर्क लाइफ बैलेंस। कि हमें अपने, ये एक लेडी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द डे यू गेट मैरिड। यस, तब भी ये वर्क लाइफ बैलेंस करना पड़ता है। डिलीवरी होती है, बेबी आता है, तब भी हमें वर्क लाइफ बैलेंस करना होता है। सो यू हैव टू टेक अप स्टेप कि मेरे लिए इस टाइम क्या प्रायोरिटी है। जैसे मेरा बच्चे को काम पता ज़्यादा होना प्रायोरिटी है या मेरा बच्चा ज़्यादा प्रायोरिटी है, या मैं दोनों को बैलेंस करके चल सकती हूँ। जैसे बच्चे को पता होना चाहिए कि माय मॉम इज अ वर्किंग मॉम, so she goes out for work but she'll come back soon। इस तरह से तो स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा अपना टाइम जो है वो वर्क में कम कर देना चाहिए और बेबी में ज़्यादा कर देना चाहिए।
जैसे कभी कभार मुझे गिल्टी भी फील होता है Yes. कि आई एम नॉट गिविंग टाइम टू माय बेबी। हाँ, तो डेफिनेटली हमें अपना वर्क लाइफ बैलेंस ऐसे ही एडजस्ट कर सकते हैं कि बच्चा अभी बहुत छोटा है, उसको आपकी केयर की ज़रूरत है, उसको और कोई नहीं संभाल सकता, उसको आप ही संभाल सकते हो। तो आप अपना वर्क का जो टाइम है वो थोड़ा कम कीजिए और इतना गिल्ट मत फील कीजिए बिकॉज यू आर वर्किंग। यस, थोड़ा सा तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, लेकिन उसको इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिए अपनी बॉडी को कि वो एक साइकोसिस में कन्वर्ट हो जाए। राइट, ठीक है, अगर हम पहले 8 घंटे काम करते थे तो स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम 2 आवर्स अ डे, देन इंक्रीज ग्रेजुअली जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है। वंस द बेबी स्टार्ट्स गोइंग टू द स्कूल, थोड़ा बड़ा हो गया है तो थोड़ा थोड़ा आप अपना टाइम पढ़ाते जाइए। फिर भी ये डिफरेंट प्रोफेशंस के लिए डिफरेंट है, दिस इज नॉट ए जनरलाइज्ड थिंग। जैसे मैं भी, आई एम ए मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, मैंने भी अपने बच्चे बड़े किए, बट डेफिनेटली मेरे पास मेरा फैमिली सपोर्ट था। अगर मेरे पास फैमिली सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैंने भी अपना वर्क आवर्स कम किए होते। राइट, लेकिन ये सबकी फैमिलीज का अलग अलग है, दे हैव टू सी कि क्या बेस्ट सूट करता है उनके लिए। Don't go into depression, don't go into psychosis, better to leave the work and take care of your baby। है ना, काम तो कोई और कर लेगा आपका, लेकिन बेबी की केयर नहीं हो पाएगी। और अगर कभी ऐसा लगे कि किसी का ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो डेफिनेटली उनको एक साइकेट्रिस्ट की एडवाइस लेनी चाहिए। विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन वो स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है। और मैम मुझे लगता है कि सोसाइटी का बहुत ज्यादा पार्ट होता है इसमें, बिकॉज़ सोसाइटी कीप्स टॉन्टिंग अ लेडी कंटिन्यू, यस, दैट नाउ यू हैव डिलीवर्ड, यू हैव टू सिट होम। तो ये तो वो हमें बहुत ज़्यादा सुनने की भी जरूरत नहीं है, हमें अपने हिसाब से उसको बैलेंस करना चाहिए। तो लैक ऑफ एजुकेशन भी है, सो मे बी वी नीड ऑल दिस अवेयरनेस। एंड गिल्ट मत फील कीजिए, आई वुड से गिल्ट मत फील कीजिए, बच्चा अपने आप बड़ा हो जाएगा, ठीक है, उसको जितनी केयर चाहिए हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और जॉइंट फैमिली हो तो डेफिनेटली अच्छा रहता है, हाँ, योर ग्रैंड पेरेंट्स कैन टेक केयर ऑफ द बेबी, है ना। तो जहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं। मैम मेनोपॉज के बारे में आपका क्या कहना है कि अगर जैसे मेनोपॉज आता है तब भी हम एक डिप्रेशन में चले जाते हैं कि ओके नाउ माय बॉडी इज़ नॉट गोइंग टू फंक्शन द वे इट वाज फंक्शनिंग बिफोर। तो मेनोपॉज में जो आने वाले प्रॉब्लम्स है, जैसे किसी को पैर दर्द हो जाता है, किसी को बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, सो मैम पहले क्या ऐसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि मेनोपॉज में बाद में हमें प्रॉब्लम ना हो? यस, देखो जब एक लड़की के पीरियड्स शुरू होते हैं तब उसको प्रॉब्लम आती है। यस, आती है। यस, सिमिलरली जब पीरियड्स जाते हैं तो भी प्रॉब्लम आती है। तब वो 10-12 साल की होती है, 13 साल की होती है ना, उसके बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं, राइट, और वो धीरे धीरे सेटल हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। किसी को पीरियड ज़्यादा आ रहा है, किसी को पीरियड विद टाइम, किसी को पीरियड हैवी आया, किसी को कम आया, किसी को इरेगुलर आया, किसी को पेन हुआ। धीरे धीरे हम कहते नहीं हो जाएगा। सिमिलरली जब पीरियड जाता है यही होता है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, किसी को हैवी आते हैं, किसी को कम आते हैं, एंड सडनली देन इट गोज अवे। जैसे शुरू हुआ वैसे ही खत्म हुआ, लेकिन तब वो छोटी है और मम्मी पापा ही उसके साथ हैं, राइट। अब वो बड़ी हो चुकी है, जिस लेडी मेनोपॉज आया, अब उसके इन लॉज हैं, उसका हस्बैंड है, उसके बच्चे हैं, कितना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। वो बच्ची है तब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन अभी उसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज बढ़ गई है। लेकिन अगर हम उसको भी पॉजिटिवली लेंगे कि ये भी धीरे धीरे सेटल हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। ओके। लेकिन अगर हम ऐसा सुनेंगे, मेरी फ्रेंड को मेनोपॉज हुआ और उसकी कमर दुखनी चालू हो गई, उसके घुटने दर्द चालू हो गए, उसकी सेक्स लाइफ में डिफरेंस आ गया, टाइम हम यही सुनते हैं कि बिकॉज ऑफ मेनोपॉज उसकी सेक्स लाइफ में डिफरेंस आ गया, उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, सुन के हमें भी ऐसा होना चालू होता है। मेंटली भी अफेक्ट, मेंटली आल्सो डेफिनेटली हार्मोन्स हमारी बॉडी से कम हो रहे हैं, हाँ। और जो फीमेल हार्मोन्स हैं वो बहुत प्रोटेक्टिव हार्मोन्स होते हैं। आपने कभी ये भी नहीं सुना होगा कि 35 इयर्स की लेडी को हार्ट अटैक आ गया, रेयरली, लेकिन मेल में हम सुनते हैं 35 इयर्स का यंग लड़का था और उसको हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि जो फीमेल हार्मोन्स है वो बहुत प्रोटेक्टिव है हमारे हार्ट के लिए, हमारी बोन्स के लिए, हमारी बॉडी के लिए। तभी तो एक फीमेल कितना कुछ कर लेती है, राइट, कितना कुछ करती है।
एक फिगर आपने देखी होगी वुमेन्स डे पे, सब लोगों ने देखी होगी, एक वुमेन है उसके 8 हाथ दिखाए जाते हैं, हाँ, है ना, नारी शक्ति। नारी शक्ति। वो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर हॉर्मोन्स। वो हॉर्मोन्स हमारे धीरे धीरे कम हो रहे हैं, राइट, ठीक है, तो हमारी शक्तियां भी थोड़ी तो कम होंगी। टेक इट तो पॉजिटिवली। मैम डाइट में क्या चेंज करना चाहिए? टेक इट पॉजिटिवली। देखो डाइट तो हमेशा हेल्दी ही रखनी होती है, ठीक है, फिर भी हम थोड़ा सा जंक खाते रहते हैं, लेकिन जब तक हम इस एज में आते हैं 45 to 50, हमारे को जंक खाना का भी मन नहीं करता है, राइट, क्योंकि अब खा लिया है। टेक हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली फीमेल्स जो हैं वो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देती हैं, वो घर का सब देखेंगी, बच्चों का सब देखेंगी, हस्बैंड का सब देखेंगी, अपने इन लॉज का भी सब देखेंगी, लेकिन अपना नहीं देखती हैं कि मुझे थोड़ा सा मी टाइम चाहिए। मी टाइम इज़ फॉर माई बॉडी, कि मुझे जैसे कहते हैं 30 to 45 मिनट्स वर्कआउट इज़ मस्ट फॉर एवरीवन। कितनी फीमेल्स करती हैं? कितनी लेडीज़ करती हैं? बहुत कम लेडीज़ करती है। वर्कआउट का रेशियो बहुत कम हो गया है। करने से जो है हमारी बॉडी में जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, हैप्पी केमिकल्स जिसको हम बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, सबसे इजी कुछ करना है तो वॉकिंग इट इज़ गुड। थोड़ा सा वॉकिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा थोड़ा सा कभी कभी रनिंग कर सकते हैं, कभी जिम जाते हैं तो जिम में आपका वर्कआउट हो जाता है। बट ये तो हम कर ही सकते हैं ना, 30 to 45 मिनट्स तो हम दे ही सकते हैं। तो वो करने से हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। फूड डाइट तो डेफिनेटली हमको हेल्दी लेनी चाहिए, जंक फूड को हमें कम करना चाहिए, सॉल्ट को कम करना चाहिए, शुगर कम करनी चाहिए, ऑयल्स ये सब कम करने चाहिए ये। और दूसरा जैसे कि मैं कहने वाली थी कि ये 2 चीज़ें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एक कैल्शियम, जैसा कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी हड्डियों में दर्द होना चालू हो जाता है, तो हमें कैल्शियम आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ एज 1 टैबलेट रोज ले ही लेने की। मल्टीविटामिन, ये भी मिथ है कैल्शियम की टैबलेट्स के बारे में, कुछ नहीं, अगेन इट डील्स इन पुटिंग ऑन ऑफ वेट। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैल्शियम में कहाँ, जो हम रोज इतना शुगर वाला मिठाइयाँ खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, चाय में इतना पीते हैं, तब हम कभी सोचते हैं इससे मेरा वेट गेन हो रहा है कि नहीं। कैल्शियम में किसने शुगर डाल दिया या किसने ऐसा कुछ डाल दिया जिससे फैट बढ़ेगा? तो ये सारे मिथ्स ही है, सोसाइटी से हम सुनते हैं। और फिर कैल्शियम लेने से हमारी बोन्स स्ट्रांग होती हैं। मल्टीविटामिन हमको इसलिए लेना चाहिए क्योंकि आजकल जो हम खाना खाते हैं, पानी लेते हैं, उसमें प्योरिटी कितनी है। जो हम दूध भी पी रहे हैं वो कौन सा प्योर है, कौन सी गाय भैंस का दूध है, कौन जानता है। राइट, हम तो पैकेट का दूध पीते हैं, उसमें कितनी प्योरिटी है, है। जो वेजिटेबल्स हम खाते हैं उसके ऊपर इतना केमिकल स्प्रे किया जाता है। हाँ, तो हमारे विटामिन्स आर कम हो जाते हैं, जो हम नेचुरली पहले लिया करते थे। पहले के ज़माने में लोगों को ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बिकॉज उनका एनवायरनमेंट वाज हेल्दी। तभी तो फीमेल्स को सुनना पड़ता है ना फ्रॉम मदर इन लॉज के, हमारे ज़माने में तो हमने इतना काम किया है, हमारा ज़माना ऐसा नहीं है। हमारा इट्स एंड्रॉयड एंड आईफोन। तो इसलिए हमें मल्टीविटामिन्स और ये कैल्शियम, ये 2 चीज़ें अपनी डाइट में ऐड ही कर देनी चाहिए कि हमको रोज़ लेनी ही है। और हेल्दी डाइट लेना चाहिए, और एक्सरसाइज पे हमेशा ध्यान दीजिए। दिस इज मस्ट, वर्कआउट इज मस्ट। सो फीमेल की अपनी बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, वो हमें ध्यान रखनी चाहिए। थोड़ा सा मी टाइम इज आल्सो इम्पोर्टेंट। मेडिटेशन बोला जाता है कि बहुत हेल्पफुल है। मेडिटेशन एक दिन करने से नहीं आता है, इट टेक्स years टू मेडिटेट एंड देन कंसंट्रेट ऑन वन थिंग। और हम लोगों के दिमाग में कितना कुछ चल रहा होता है, मल्टीटास्किंग, ये भी करना है, मेडिटेशन नीड्स आवर्स। तो जिनको मेडिटेशन का शौक है वो मेडिटेशन कर सकते हैं। दिस आल्सो वर्क्स, जैसे योगा। और मैम ऐसी फीमेल्स क्या करें जो कंसीव नहीं कर पा रही है, शादी को 10 इयर्स हो गए, 15 इयर्स हो गए, फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो इसके पीछे क्या? ऐसा बोलूँगी कि देखो, अगर आपकी शादी हो गई है और आप प्लान कर रहे हैं, 1 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ, कंसल्ट ए डॉक्टर। आपको 10 साल निकालने ही क्यों हैं? डॉक्टर आपको ये तो बताएगा ना कि प्रॉब्लम क्या है। आई हैव दोज लेडीज इन माय फैमिली जो कंटिन्यू डॉक्टर कंसल्टेशन भी करते हैं, फिर भी 10 इयर्स, मतलब एवरी ईयर ऑब्वियसली दे कंसल्ट अ डॉक्टर, दे डू ऑल पॉसिबल थिंग्स जो बोली जाती है, रिलीजियस वे में बोलो या डॉक्टर वे में बोलो, फिर भी वो कंसीव नहीं कर पाती है। एंड देन वो डिप्रेशन उनके अंदर रहता है, एंड देन इट गोज ऑन कि नहीं, ऊपर वाला देना ही नहीं चाहता है, तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं होता है। तो वो क्या कर सकते हैं? देखो, कंसीव करने में
मेल और फीमेल दोनों से होता है. राइट. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ द मेल फैक्टर विच इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड. बट लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. अगर हम ये कहते हैं गर्ल हैज टू बी ब्लेम्ड, गर्ल इज ब्लेम्ड ऑलवेज, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ द मेल फैक्टर विच इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड. ओके. और उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं. सपोज करो कि सीमेन अगर हमने चेक किया और उसमें स्पर्म काउंट कम है, तो वो अच्छा मैं उससे दवाई ले लेता हूँ, उससे दवाई ले लेता हूँ. अब अगर स्पर्म काउंट कम हो गया है तो कैसे कंसीव करेगी वाइफ? वाइफ कैसे कंसीव करेगी? फिर हम उनको सलाह देते हैं कि अभी ऐसा करना है, ऐसा करना है. हाँ, तो उनको क्या करना चाहिए? टेस्ट ट्यूब बेबी तक ऑप्शंस हैं. ओके. लेकिन कितने लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी को भी लोग एक्सेप्ट तो नहीं करते हैं ना. जो समझदार है उसको पता चल गया कि अब कम है तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है, तो वो जल्दी ही इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और बेबी हो जाता है और भूल भी जाते हैं उसके बाद कि क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं थी. लेकिन कुछ लोग होते हैं नहीं नहीं नहीं, हम तो टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं कराएंगे. ठीक है, थोड़ा खर्चा तो उसमें कंपैरेटिवली रहता ही है, और ऐसा नहीं है कि एक ही बार में उसका सक्सेस भी हो जाता है. कुछ IVF साइकिल्स फेल भी जाते हैं, पैसा भी लगता है, लेकिन अब प्रॉब्लम है तो करना ही पड़ेगा ना. राइट. उसको ऐसा नहीं, सॉल्यूशन हर चीज़ का है, लेकिन पेशेंट्स कई बार हमारे पास बहुत लेट आते हैं. अब तुम्हारी शादी हुई 25 साल की उम्र में, तुम आ रहे हो 35 साल की उम्र में, 10 साल तुमने निकाल दिए, तो ऑलरेडी बॉडी में भी कितने चेंजेस आ गए. स्ट्रेस से तुम्हारे और भी बिगड़ गया. तो वही अगर हमने 2-3 साल में जब हमने देखा नहीं हो रहा है, हम कंसल्टेशन लेना चालू करें और टाइमली IVF कराएं. टाइमली IVF कराने का रिजल्ट अच्छा आता है बजाय कि लेट IVF कराने का. ओके. हमेशा IVF की ज़रूरत नहीं पड़ती है. कितनी बार तो हम मेडिसिन देते हैं, उसी से काम हो जाता है. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ 50-60% ऑफ द केसेस जस्ट मेडिसिन के साथ ही काम हो जाता है. लेकिन पेशेंट आए तो सही. राइट. जो आते ही नहीं है फिर वो सफ़र करते हैं. चलो वो आए, हमने ट्रीटमेंट चालू किया और हमने बताया कि नहीं अभी आपको इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, या आपके अंदर ये प्रॉब्लम है कि कि अभी हमको IUI करना पड़ेगा या IVF करना पड़ेगा, तो दे शुड गो अहेड विद दिस. ओके. और कई बार ऐसा होता है कि IVF भी करा लिया तब भी नहीं हो रहा, ऐसा भी होता है. अब क्या करेगा? बेटर गो फॉर अडॉप्शन. अडॉप्शन आज कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास माँ बाप नहीं है, जिनको माँ बाप की जरूरत है, तो गो फॉर अडॉप्शन. राइट. और मैम जो यंग डिसीजन जल्दी लेना चाहिए. कहने का मतलब है कि, और उसमें देखो कपल कई बार यंग एज है, इतना समझदार नहीं है, तो उसमें पेरेंट्स का हाथ रहता है. पेरेंट्स उनको समझाएं, पेरेंट्स उनको लेकर जाएं और जल्दी डिसीजन ले इसके बारे में. कई बार कपल चाहता है कि हमें करवाना है IVF, घर के लोग नहीं मानते. नहीं नहीं ये तो आर्टिफिशियल होता है, किसी और का अंडा यूज कर लेते हैं. तो ये भी मिथ्स हैं. ये भी मिथ्स हैं. अगर कोई किसी और का यूज करता है तो भी बताया जाता है, कंसेंट ली जाती है कि उनका अंडा नहीं बनता है या उनका स्पर्म ठीक नहीं है, इसलिए स्पर्म किसी और का लेना पड़े, तो वो प्रॉपर कंसेंट ली जाती है. ऐसा नहीं होता है. विदाउट कंसेंट ऐसा नहीं किया जाता है. यू कैन डू इट इफ यू आर ओके विद इट. कई बार मूवीज में हमें गलत ये दिखाया जाता है, जैसे एक वो मूवी आई थी कि उसका अंडा चेंज हो गया, स्पर्म्स चेंज हो गए. हाँ, स्पर्म्स चेंज हो गए. विकी डोनर समथिंग. गुड न्यूज समथिंग विकी. हाँ, उसमें ऐसा था ना. हाँ, गुड न्यूज में भी था. हाँ. तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं होता है. प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है. कई बार मूवी वाले भी हमको गलत सिखा देते हैं, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है. फॉर द पर्पस ऑफ एंटरटेनमेंट ये ऑडियंस मिसगाइड हो जाती है. हाँ, तो वो ऐसा नहीं होता है. और मैम जैसे यंग गर्ल्स है जो अभी मेडिकल परस्यू कर रही है, जो गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहती है, जैसे यू सेड योर डॉटर इज आल्सो स्टडीइंग मेडिकल, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? व्हाट कैन मेक देम अ पार्ट? मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो हर ब्रांच अच्छी है, ऐसा नहीं कहूँगी कि सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहिए. जिसको जो अच्छा लगे, यू शुड बी पैशनेट अबाउट योर वर्क. ओके. आई वॉज पैशनेट अबाउट गायनेकोलॉजी और मैंने ठान लिया था मैं करूँगी तो सिर्फ गायनेक ही करूँगी. तो आई एम डूइंग इट खुशी से. रात को भी फोन आता है तो मुझे कभी दुख नहीं होता कि क्यों फोन आया, मेरी नींद खराब हो गई है कुछ. मैंने खुशी से ये ब्रांच ली है और मैं खुशी से ये काम कर रही हूँ. बट दिस इज अ ब्यूटीफुल ब्रांच. ये मत सोचो इसमें मेहनत बहुत है, रात को भी जाना पड़ता है, दिन में भी जाना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जो आपको रिवॉर्ड मिलता है जब हम एक बेबी हैंड ओवर करते हैं, उसके बाद जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं और खुशी मिलती है, और आपके पूरे हॉस्पिटल में एक फेस्टिवल का माहौल बन जाता है, इतना सेलिब्रेशन का माहौल होता है उस टाइम, वो कितना अच्छा लगता है. राइट. वो कितना अच्छा लगता है. और
गायनेकोलॉजिस्ट के घर कभी मिठाई के डब्बे खत्म नहीं होते। राइट। क्योंकि मतलब इट्स ए ब्यूटीफुल खुशी ब्रांच से देते हैं। हाँ, ब्यूटीफुल ब्रांच, आई वुड से, आई लव इट। और जो गायनेक भी करना चाहता है खुशी से करना, एंड जस्ट लव इट, लव योर ब्रांच। One last question. What should women know about their reproductive health? Awareness, I mean to say. रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर मैं कहूँ तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि 30 ईयर्स से पहले एक बच्चा हो जाना चाहिए। अगर किसी को कोई पीरियड्स की प्रॉब्लम है तो उसका भी सॉल्यूशन है, उसको ऐसे खींचते मत रहिए। जैसे आजकल पीसीओडी, यस, पीसीओडी आजकल बहुत कॉमन हो गया है। तो छोटे छोटे मुझे तो फुल फॉर्म भी नहीं पता, व्हाट इज पीसीओडी, थायराइड, मुझे तो ये पता, ये टर्म्स भी नहीं पता। सो वो थोड़ा सा पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ओके। नॉर्मली क्या होता है, हर महीने ओवरी में एक फॉलिकल बनता है जिसमें से एग रिलीज होता है, जस्ट वन फॉलिकल। पॉलीसिस्टिक ओवरी में क्या होता है, मल्टीपल फॉलिकल्स हैं लेकिन उसमें से कोई भी मेच्योर नहीं हो रहा है। तो छोटे छोटे पानी के गांठ हमको दिखाई देते हैं, इसलिए उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोलते हैं। इट कैन बी ट्रीटेड? यस, इट इज ट्रीटेबल। ये नॉर्मली क्या होता है कि जैसे आजकल दिस इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बेसिकली। ओके। लाइफस्टाइल, उससे हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं और फिर उससे हमारे ये मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स आती हैं। बिकॉज़ आई सी यंग अनमैरिड गर्ल्स हैविंग, जैसे हमें, मुझे पीसीओडीज है एंड मुझे ऐसा लगता है ये टर्म बहुत कॉमन हो गया। कॉमन हो गई। ये पेशेंट आकर हमें कंप्लेंट नहीं बताता, वो ये बताता है मैडम मुझे पीसीओडी है। तो इसमें क्या होता है कि दो चीजें होती हैं। एक तो होता है कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, थोड़े स्कैंटी हो जाते हैं और तुम्हारा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। पीरियड्स इरेगुलर हुए, उससे हमारे हार्मोन्स चेंज हुए, उससे हमारा वेट गेन हुआ। वेट गेन हो रहा है, उससे फिर हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं और फिर हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं। तो इट्स ए साइकिल। तो अगर हम दोनों में से एक चीज को कंट्रोल कर लें तो दूसरी चीज अपने आप कंट्रोल में आती है। तो इसकी प्रिवेंशन में डेली लाइफ में वेट मेन इज द वेट। मैंने कहा ना, इट इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। आजकल हमारा जंक फूड इनटेक बच्चों का बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वेट बढ़ता है। आजकल उनके स्टडी आवर्स भी ज्यादा हो गए हैं, तो बच्चों को बैठे बैठे यू नो सिट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बाहर खेलकूद कम हो गया। एवरी टाइम दे आर ऑन द फोन प्लेइंग गेम्स, वॉचिंग सोशल मीडिया। तो उससे उनका जो वेट बढ़ता है और स्ट्रेस बढ़ता है, जिससे हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तो उसकी वजह से एक्ने जैसे पिंपल्स वगैरह वो लड़कियों में ज़्यादा होते हैं। तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर विल गिव यू मेडिसिन जिससे आपके पीरियड्स रेगुलर होंगे। कंसल्ट ए डाइटिशियन फॉर योर वेट कंट्रोल, कंसल्ट ए वर्कआउट स्पेशलिस्ट, गो टू जिम। मतलब जैसे हमारी कंट्री में थोड़ा सा स्पोर्ट्स एंड यू नो इस चीज़ को थोड़ा इम्पोर्टेंस कम दिया जाता है, बट करिए, वर्कआउट करिए। वर्कआउट करने से हमारी बॉडी भी शेप में रहेगी। फिर उसके बाद पीसीओडी प्रोलॉन्ग हुआ, शादी हुई, फिर बच्चे करने में तकलीफ होती है। ऑल्सो मैंने सुना है डायबिटिक पेशेंट्स को कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। देखो वो तो एक प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज़ है तो उसके साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, हमारे हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, फिर ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम हो रही है। वो तो एक इशू है ही, जो जिसको भी अगर कोई मेडिकल डिसऑर्डर है तो उसको थोड़ा डिफिकल्टी तो होती है, बट अगेन दैट कैन बी ट्रीटेड। दैट कैन बी ट्रीटेड। अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल में है तो यू आर लाइक ए नॉर्मल पर्सन। और मैम पोस्ट प्रेगनेंसी मैंने बहुत थायराइड के केसेस देखे हैं। यस। सो व्हाट इज थायराइड एक्चुअली? थायराइड जैसे ये ग्लैंड होता है, हमारी नेक में होता है। और जैसे डायबिटीज है उसके वो भी एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, ऐसे थायराइड है वो भी एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। अगर थायराइड लेवल में नहीं है, कम है या ज़्यादा है, तो उससे सबसे पहले तो हमारा वेट में कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इनफर्टिलिटी हो सकती है, कंसीव करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। अगर हमने कंसीव कर लिया और थायराइड कंट्रोल में नहीं तो उससे अबॉर्शंस होने का भी डर रहता है। और कई बार क्या होता है, थायराइड की वजह से जो बच्चा अंदर पनप रहा है, रोका कैसे जाएगा मैम? बच्चा जो पनप रहा है अंदर, उसको मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो अगर हम प्रेग्नेंट जैसे ही आता है हमारे पास तो हम उसके सब ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उसमें थायराइड मस्ट है। अगर उसमें थायराइड आता है तो हम उसको मेडिसिन दे देते हैं और फिर वो कंट्रोल में रहता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर थायराइड कंट्रोल में नहीं है तो सबसे पहले तो आप कंसीव ही नहीं कर पाओगे। जो लोग कंसीव कर लिए होते हैं तो उसमें थायराइड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है, थोड़ा डिस्टर्ब होता है तो हम उसको दवाई देते हैं। अब उसको कैसे कंट्रोल किया जाए उसका अभी तक एज सच कुछ भी हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ
रेगुलर जैसे हम कहते हैं बॉडी चेकअप्स कराते रहना चाहिए। और अगर हमारी बॉडी में कोई भी चेंज आ रहा है तो हमें पता चलता है। सडनली किसी का वेट गेन हुआ, सडनली किसी का लॉस ऑफ एपिटाइट हुआ, सडनली किसी ने वेट लूज़ किया, या कुछ कोई भी बॉडी में चेंज आ रहा है, तो यू विल गो टू योर डॉक्टर, तो वो टेस्ट करवाएंगे ही करवाएंगे, फिर उसमें पता चलेगा। तो अगर पता चलता है तो कंटिन्यू विद योर मेडिसिन प्रॉपरली, तो कोई ऐसे। अब डायबिटीज के लोग 90-90 साल तक भी जीते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंट्रोल रखते हैं अपनी डायबिटीज को, खाने पीने में कंट्रोल, दवाई का पूरा कंट्रोल, वो सब रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी है, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहना है। इनटेक, इफ यू इनटेक देयर इज एन आउटपुट, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, बट अगर हम उसको कंट्रोल में रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइज, आपने देखा, हर एक्सपीरियंस स्पीक्स इट ऑल। 20 years का अमेजिंग एक्सपीरियंस शी इज़ कैरिंग एंड एवरीथिंग। बहुत सारे मिथ्स सबसे पहले तो आज मेरे खुद के भी क्लियर हुए, सोसाइटियल मिथ्स थे, मेडिकल मिथ्स थे, वो सारे क्लियर हुए। तो इट इज़ ऑल अप टू यू, हाउ यू लिव योर लाइफ, हाउ यू मोल्ड योर बॉडी, कितना वर्कआउट करते हो, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। मैम मीन्स टू से दैट, एंड द ओवरऑल कन्वर्जेशन का कंक्लूजन मुझे ये लगा। एंड इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू मैम। आई एम रियली ग्रेटफुल आप आए और आपने इतना सारा टाइम मुझे आज यहाँ पे दिया। Thank you. It was wonderful talking to you, and it was wonderful having you. I hope ये conversation will be helpful for our audience also. And if audience have any questions, they can just message the questions. We will reply the questions. On the आप comment section में आप we will reply your questions. I'll consult मैम और आपके क्वेश्चन ज़रूर आंसर किए जाएंगे। सो आज हमारे बहुत सारे मिथ्स क्लियर हुए जो हमारे दिमाग में हम सोचते हैं, ये बॉडी को लेके, विमेंस को लेके, हमारी मेंटल हेल्थ को लेके, फिजिकल हेल्थ को लेके, वो सारी चीज़ें हमारी आज क्लियर हुई है। एंड आई रियली थैंक गुंजन मैम फॉर गिविंग अस सो मच टाइम and for giving us so much information, because all the information ma'am you delivered was very useful for all of us. और किसी को भी अगर कोई भी क्वेश्चन है वो कमेंट सेशन में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, एंड वी विल डेफिनेटली आफ्टर मैम्स कंसल्टेशन वी विल गेट बैक टू यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। सो ऐसी बहुत सारे अनहर्ड वॉइसेस और अनहर्ड स्टोरीज जानने के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और अमेजिंग कहानी के साथ।